हाय, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ग्लूम इंडिया। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है हेमोडायलिसिस कैथेटर जो हम इंसर्ट करते हैं बॉडी की मेजर वेन्स में। पर्टिकुलरली ये जो वेन्स होती है इधर चेस्ट वॉल में होती है या पैर में। ज़्यादा कैथेटर चेस्ट वॉल में डाले जाते हैं। तो जब ये कैथेटर इंसर्ट करने के टाइम जब उसकी टीप रिक्वायर्ड पोजीशन में नहीं होती तो क्या क्या वो कैथेटर निकाल ही देना है या रख सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करें। सो ये जो टॉपिक कंट्रीब्यूट हुआ है ये है बाय डॉक्टर सिद्धार्थ जी, जो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन है सूरत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू हिम। और आज हम इस टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो केस डिस्कस करेंगे। ये पहला केस है जिसके अंदर अगर हम देखें कि एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल थे जिनको ब्लड प्रेशर और सीकेडी स्टेज 5D था और वो मेंटेनेंस डायलिसिस पे थी। इनिशियली उनका डायलिसिस राइट इंटरनल जुगुलर वेन टेम्पररी डबल इवेंट कैथेटर से चल रहा था। अब क्योंकि इनकी जो वेन्स होती है जो ईवीएम क्रिएट करने के लिए जो यूज़ होनी चाहिए थी उसका कैलिबर बहुत अच्छा नहीं है। और जो राइट साइड पे इनिशियली टेम्पररी डीएलसी डाली थी वो राइट आईजीवी थ्रोम्बोस। सो प्लान ये किया गया कि चलो पम्पकेट इंसर्शन किया जाए। सो जनरली राइट साइड डिफरेबल साइड होती है प्रभाव की थ्रोम्बोसिस की वजह से। लेफ्ट साइड इंटरनल जुगुलर वेनस पम्पकेट इंसर्शन प्लान किया। जब पम्पकेट इंसर्शन का प्रोसेस हो रहा था तब इन जनरल इनिशियली कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नोट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं कि नीडल इंसर्ट करने के साथ गाइड वायर इंसर्ट करते हैं। तो जब नीडल इंसर्ट होती है तो जो ब्रिस्क ब्लड आना चाहिए वो भी आया। हाँ, जब गाइड वायर डाल रहे थे तब थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो रहा था। उसके बाद पम्पकेट को इंसर्ट करने की प्रोसेस के दौरान जो वीनस पॉट था वहाँ से ब्रिस्क रेड ब्लड आ गया, पर जो रेड पॉट था उससे इतना अच्छा फ्लो नहीं आ रहा। सो जो कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि जब भी किसी भी कैथेटर इंसर्शन के बाद पुअर फ्लो हो ना तो हमेशा और इन जनरल एक्सरे करवाना चाहिए। तो एक्सरे कराए तब मालूम पड़ा कि जो कैथेटर टिप थी वो लेफ्ट मीडियस्टिनल बॉर्डर पे। अब ये है पम्पकेट इंसर्शन जो आईजीवी से ट्राई किया गया था। ये इन जनरल ऐसी पोजीशन लगेगी कि सप्लीमेंट्स इंसर्ट किया, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि पम्पकेट है उसकी टनल बनाई जाती है तो ये एंटीरियर चेस्ट वॉल में टनल बनाई गई है और यहाँ से इंसर्शन हुआ है लेफ्ट आईजीवी। अब जनरली लेफ्ट आईजीवी में इंसर्ट होगा तो क्या होगा कि कैथेटर यहाँ पे आने के बाद ये इस तरफ जाने के बाद ये एसवीसी और राइट एट्रियम के जंक्शन तक पहुँचेगा। ये कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट ये कैथेटर वहाँ पे पहुँचा नहीं और उसके बदले सीधा नीचे चला गया। तो एक्सरे किया जैसे हमने बात करी कि वो लेफ्ट एंटीरियर मीडियस्टिनल बॉर्डर पे था, तो ऑब्वियसली उसको कंफर्म करने की ज़रूरत थी। तो उसमें सिटी स्कैन किया गया विथ एंजियोग्राफी, तो तब मालूम पड़ा कि जो पॉम्केट का पंचर था वो यहाँ पे एक इनोमिनेट वेन होती है, वहाँ पे वो परफोरेट करके एंटीरियर मीडियस्टिनम में चला गया था। अब ऑब्वियसली इस कैथेटर को इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि ये मीडियस्टिनम के अंदर पंचर करके था। ऑब्वियसली वो किसी वेन में नहीं था जहाँ से ब्लड एस्पिरेट होके डायलिसिस हो पाए या ब्लड रिटर्न हो पाए। तो पेशेंट का ये कैथेटर निकालना, बहुत बार ऐसे कैथेटर निकालते टाइम कार्डियोथोरेसिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब ये कैथेटर निकल जाता है तो वहाँ की ब्लीडिंग साइट ओपन हो जाती है और बहुत ब्लीडिंग होता है। तो वो विथ ऑब्जर्वेशन इस कैथेटर को निकाल लिया गया। फॉर्चुनेटली कैथेटर रिमूवल के बाद कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। ये उसकी सीटी स्कैन की इमेज जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैथेटर यहाँ पे ये इनोमिनेट वेन है यहाँ पे पंचर होके नीचे चला गया। सो ये एक पोर्शन था। तो अगर हम थोड़ा समझे तो ये आईजीवी लेफ्ट आईजीवी तो थी जहाँ से कैथेटर एंटर हुआ,
ये लेफ्ट आईजी और सबक्लेवियन वेन दोनों इकट्ठा होकर यहाँ पे इंडोमिनेट वेन बनाती है, जो आगे जाके राइट साइड की इंडोमिनेट वेन को अटैच होके सुपियर वीना कीवा बनाती है। पर उसके बदले क्या हुआ, वो इंडोमिनेट वेन से आगे बढ़ के वो एसवीसी में पहुंचे, बट उसके बदले वहीं से इंडोमिनेट वेन से वो सीधा नीचे उतर के मीडियास्टिनम में चली गई। ये उसके सीटी स्कैन का एक्सप्लेनेशन। सो ये बात हुई पहले केस जिसमें हमें कैथेटर निकालना पड़ा। चलो अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ये दूसरा केस एक्सरे में इस कंडीशन की अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें एक 52-year-old मेल पेशेंट थे जिनको बीपी और क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 5D था, जो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे थे, टू राइट इंटरनल जुगुलर वीनस टेम्पररी डबल ल्यूमेन कैथेटर के साथ। अब उनको उस साइड पे कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया, सो लेफ्ट साइड के कैथेटर का इंसेशन प्लान किया गया था। अब जब ये पेशेंट में भी कैथेटर डाल रहे थे तो इनिशियली कोई मेजर इशू नहीं दिखे, बट हाँ कैथेटर पोर्ट से वीनस साइड से ब्लड एस्पिरेट किया गया तो अच्छे से ब्लड भी दिख रहा था, सब सही था। हाँ पर पोस्ट प्रोसीजर जब एक्सरे किया गया, अब इस कंडीशन में जैसे मैंने पहले केस में डिस्कस किया था कि हर प्रोसीजर के बाद एक्सरे कराना कंपलसरी। तो इस पेशेंट में दोनों पॉट से ब्लड आ रहा था, पर फिर भी हमने क्यों एक्सरे करवाया कि पोजीशन देखने। तो पोजीशन देखी ना तो मालूम ये पड़ा कि लेफ्ट आईजीवी से कैथेटर इंसर्ट करते करते कि कैथेटर जैसे इस कंडीशन में हुआ था सीधा नीचे उतर गया, वैसे ही हुआ था। तो अब क्या करें, पहला जो केस है उसके मुताबिक ही डिसीजन लें और कैथेटर निकाल दें कि क्या करें। नहीं, हमने क्या किया उसका फर्दर रिवेलेशन किया कि रियल में क्या सिचुएशन है, क्योंकि ब्लड फ्लो तो दोनों पॉट में अच्छा था। ओके, सो आगे जब रिव्यू किया गया तो उसमें जब हमने सिटी स्कैन किया और एक ब्लड गैस एनालिसिस किया। अब सबसे पहले अगर हम ब्लड गैस एनालिसिस की बात करें तो ये क्यों करते हैं, जिससे हमें मालूम पड़े कि जो कैथेटर है वो किसी आर्टरी में तो नहीं चला गया। अगर आर्टरी में चला गया होता तो ये जो ABCA होता है उसका नेचर आर्टरियल होता है, नहीं कि वीनस होता। तो ये एक पहला पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था। दूसरा पॉइंट जैसा हमने पहले केस में किया था कि हमने सिटी स्कैन किया था, अब इस सिटी स्कैन में हमें ये मालूम पड़ा कि इस केस में जनरली सुपीरियर वीना केवा जो राइट साइड होती है वो तो होती है सब पेशेंट में, बट इसमें एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड भी थी। अब ये सिचुएशन क्या है ये अभी हम आगे डिस्कशन में देख लेंगे, बट ये कैथेटर वहाँ पे था। अब हुआ ये कि मीनवाइल डायलिसिस की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि राइट साइड पे जो कैथेटर था वहाँ पे इन्फेक्शन था, वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब ये लेफ्ट साइड तो डाल दिया था, तो अब क्या करें, फ्लो तो अच्छा था, डायलिस शुरू किया 150 ml पर मिनट, अच्छे से फ्लो भी आ रहा था। तो अब इस कैथेटर के साथ डायलिसिस मीनवाइल कंटिन्यू हुआ, पेशेंट वाइटल भी अच्छे से मैनेज कर रहा था और कोई और भी कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रहा था। पेशेंट कई बार ECG भी किया है, क्योंकि जब कैथेटर की टिप की माल पोजीशन होती है ना तो बहुत बार वो एरिथमिया करता है, वो भी देखना था, वो भी देख लिया। पर इन जनरल कोई भी कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो फिर क्या किया, इस कैथेटर को रहने दिया और मीनवाइल लेफ्ट साइडेड रिक्योसिफेलिक एवी फिस्टुला का क्रिएशन, और पेशेंट मीन उसके बाद ये कैथेटर निकाल के लेफ्ट साइडेड फिस्टुला से उसका डायलिसिस कंटिन्यू किया। तो अगर हम देखें तो एक केस में हमने कैथेटर निकाल दिया और दूसरे केस में हमने नहीं निकाला। तो ये डिसीजन हमने कैसे लिया, चलो डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन ये है कि जब भी कोई भी टेम्पररी या परमानेंट कैथेटर डाला जाता है तो रूटीन में तो पहले फिशुला का ही रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी CKD पेशेंट हो, क्रॉनिक किडनी डिसीज का पेशेंट हो, अगर उसका किडनी फंक्शन प्रोग्रेसिवली ड्रॉप हो रहा है तो नेफ्रोलॉजिस्ट 3 से 6 महीने पहले ही उसका परमानेंट एक्सेस की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे टेम्पररी कैथेटर न डालें। पर अगर कोई एक्यूट किडनी इंजरी वाला पेशेंट है या अगर कोई पेशेंट में ये प्लानिंग नहीं हो पाया है तो ऑब्वियसली हमें जैसे हमने डिस्कस किया टेम्पररी या परमानेंट कैथेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, फिशुला नहीं क्रिएट हुई है उसकी वजह से। अब जनरली कोई भी कैथेटर इनिशियली राइट साइड इंटरनल जुगुलर वेन में डाला जाता है। इसका कारण क्या है, सीधा स्ट्रेट रूट है टू सुपीरियर वीना कैवा। तो जनरली उससे फ़ायदा क्या होता है, फ्लो अच्छा मिलता है और जो सेंट्रल वेन स्टेनोसिस का चांस है वो कम हो जाता है।
अगर राइट साइड की वेन फंक्शन नहीं कर रही, राइट आईजीवी, तो फिर लेफ्ट आईजीवी का ऑप्शन लेना पड़ता है, पर तो उसमें है ना एनाटॉमिकल इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम सबक्लेवियन या फीमोरल वेन भी यूज़ कर सकते हैं, पर जनरली सबक्लेवियन वेन में डिस्क ऑफ स्टेनोसिस और थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होता है, और अगर कोई मेजर ब्लीडिंग है तो उसको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है। और फीमोरल वेन जनरली हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखते हैं, और दूसरा फीमोरल वेन वो लंबे टाइम तक यूज़ भी नहीं हो पाती, तो जनरली हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो जब भी किसी सेंट्रल वेन को कैन्युलेट किया जाता है किसी भी लार्ज कैलिबर कैथेटर से, तो कॉम्प्लिकेशन रेट कंपेरेटिवली राइट के बदले लेफ्ट आईजीवी में ज़्यादा रहता है। और ये कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? इधर ही कोई वेन परफोरेट हो जाएगी जैसे पहले केस में हुआ, जिसमें लेफ्ट साइड इनोमिनेट वेन परफोरेट हुई, या माल पोजीशन हुआ होता है जो दूसरे केस में हुआ, कि जिसके अंदर कैथेटर लेफ्ट साइडेड परसिस्टेंट सुपीरियर वीना की ओर चला है। अब ऐसा लेफ्ट आईजीवी में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि दो एंगल से कैथेटर पास होता है और तब जाके वो सुपीरियर वीना कहाँ में पहुँचता है। अब वो कैसा है? तो अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड कैथेटर एंटर हुआ, उसके बाद एक एंगल यहाँ पे आएगा जब लेफ्ट साइड इनोमिनेट वेन में जाएगा, फिर दूसरी साइड की इनोमिनेट वेन से जब वो कनेक्ट होगा वहाँ पे दूसरा एंगल आएगा। तो ये जो दो एंगल का प्रॉब्लम है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ते हैं। दूसरा, ये टॉर्चर्स रूट की वजह से उसका ब्लड फ्लो भी कम आता है और इसको थ्रोम्बोसिस और स्टेनोसिस भी बढ़ जाते हैं। अब जनरली कोई भी हेमरेज है ना, यहाँ पे अगर बेस ऑफ नेक में हो ना, तो उसको कंट्रोल करना ईजी, आप सीधा कंप्रेस कर सकते हो। बट अगर अगर वो डीप डाउन है तो फिर उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। जैसे पहले केस में अगर कैथेटर निकालने के बाद ऑनगोइंग ब्लीडिंग होता, तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन की मदद से उसको बंद करने की ज़रूरत पड़ती, जिसमें मेजर सर्जरी लगती, या बलून असिस्टेड मैंने बलून डाल के भी उसको बंद किया जा सकता था। वो एज एंड वेन केसेस पर डिपेंड करके उसका सिलेक्शन होता है। डिपेंड ये करता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, सीवियरिटी ऑफ इंजरी कैसी है, सीटी स्कैन का रिपोर्ट कैसा है, वो सब चीज़ें। तो ये मालूम कैसे पड़े कि ऐसे कैथेटर की पोजीशन चेंज हो गई है? तो रूटीन ये तब मालूम पड़ता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन क्या है, कि जब आप कैथेटर का रूट क्या क्रिएट होता है, दूसरा उसमें से फ्लो कैसा है। अब दूसरा, रूट देखने के लिए ऑब्वियसली आपको एक्सरे करना पड़े, और फ्लो तो आप कोई भी कैथेटर इंसर्ट करने के बाद चेक करते ही हो। तो रूट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको अगर रूट ऑल्टर लगा तो आप क्या करोगे? सीधा कैथेटर निकाल दोगे? क्या ये करोगे? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी क्लिनिशियन है, जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनको एनाटॉमिकल वेरिएशन मालूम होना चाहिए, जिससे हम अननेसेसरी कैथेटर ना निकाल दें, जैसे दूसरे केस में था। कॉमन साइट क्या है कैथेटर इंसर्शन की? तो वो है थोरासिक रीजन। तो थोरासिक रीजन में कॉमनेस्ट एनाटॉमिकल वेरिएशन क्या है? तो जो दूसरे केस में देखा गया परसिस्टेंट लेफ्ट सुपीरियर वीना के, तो ये कॉमनेस्ट कंजेनाइटल थोरासिक एंडोमार्ट, जो 0.3 से 0.5% केसेस में जनरल पॉपुलेशन में, और 4% ऑफ द पेशेंट जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उसमें देखा जाता है। इसका सबसे पहला डिस्क्रिप्शन कैस्टेलियस ने दिया था। उन्होंने एंजियोकार्डियोग्राफी करी थी और उससे मालूम पड़ा। और हेस्टन ने ये कहा था कि ये कॉमन एबनॉर्मलिटी है सिस्टमिक वीनस एंट्री की टुवर्ड्स द हार्ट। उसके बाद सबसे पहले जॉन मार्सन ने उसका एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन माने ये कैसे डेवलप होता है। तो होता ये है कि जब 8 वीक चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तब जो कार्डिनल वेन्स है, एक राइट साइड की और लेफ्ट साइड की सुपीरियर है, तो जो कार्डिनल वेन है वो इनोमिनेट वेन क्रिएट करती है। अब इस कार्डिनल वेन का जो सिफिलिक पोर्शन है वो इंटरनल जुगुलर वेन बनाता है, और कॉर्डल माने नीचे का पोर्शन है वो राइट साइड, राइट सुपीरियर वीना के बाद, जो रूटीन सुपीरियर वीना के बाद वो फॉर्म करता है। बट ये लेफ्ट साइड का जो कॉर्डल पोर्शन है वो इनोमिनेट वेन क्रिएट करके जो उसके नीचे का पोर्शन है वो जनरली रिग्रेस होके लिगामेंट ऑफ मार्सल बनता है। बट अगर ये रिग्रेशन नहीं हो पाता, तो ये लेफ्ट साइडेड वास्कुलर स्ट्रक्चर सीधा कोरोनरी साइनस में एंटर होता है, और उससे परसिस्टेंट लेफ्ट साइड सुपीरियर वीना केवा बनती है। अगर हमें इस चीज़ को समझना हो तो हमें
ये समझना है। जैसे राइट आईजीवी, राइट सबक्लेवियर इकट्ठा हो गया राइट इंडोमिनेट वेन बन, लेफ्ट आईजीवी और लेफ्ट सबक्लेवियर दोनों इकट्ठा होके यहाँ पे लेफ्ट इंडोमिनेट वेन बन, राइट और लेफ्ट इंडोमिनेट वेन इकट्ठा होकर सुपीरियर वीना केवा बने, जो रूटीन में राइट एट्रियम में ड्रेन होती है। बट अगर ये जो हम जिसकी बात कर रहे थे लिगामेंट ऑफ मार्शल, अगर वो रिग्रेस नहीं हुआ तो उसकी वजह से परसिस्टेंट डेप्थ साइडेड सुपीरियर वीना केवा फॉर्म होगी, जो जनरली वहाँ से कोरोनरी साइनस, इसको हम कोरोनरी साइनस कहते हैं, वहाँ से राइट एट्रियम में एंटर होगी। ये एक सिमेटिक प्रेजेंटेशन है। सिमेटिक प्रेजेंटेशन माने समझने के लिए हमने इसको थोड़ा इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि जब रेडियोलॉजिकल व्यू लिया जाए तब ऐसे का ऐसा ही दिखे, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने ये पूरा जो ये टॉपिक डिस्कस किया, इसका हमने एक फोटोग्राफ में इसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया। अब चलो, जैसे राइट साइड का कैथेटर राइट साइड की जो सुपीरियर वीना केवा है उसमें जाता है और लेफ्ट साइड का लेफ्ट में चला जाता है, तो क्या दिक्कत हो गई? सब कैथेटर रख नहीं सकते। अब दिक्कत वहाँ पे ये है कि बहुत बार ये कार्डियक एरिथमिया करते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट होती है, तब भी वो दिक्कत करता है। तब की दिक्कत क्या होती है कि ये बहुत बार एयर एम्बोलिज्म भी कर सकता है। सो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान ये रखना है कि अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, जैसे हमने दूसरे केस में रिव्यू किया, ऐसे केसेस में अगर कैथेटर लेफ्ट साइडेड परसिस्टेंट सुपीरियर वीना केवा में है, तो ऐसे पेशेंट का ईको करके कंजेनिटल हार्ट डिसीज को भी रूल आउट कर लेना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है। अब हम ये भी हमें एक समझना है एक चीज़, कि जब भी कोई कैथेटर एंटीरियर मीडियस्टिनम में जाएगा तो हर बार वो परसिस्टेंट लेफ्ट साइड सुपीरियर वीना केवा नहीं भी होगा। शायद वो कैरोटिड आर्टरी में चला गया हो, जैसे दूसरे केस पहले केस में डिस्कस किया, वो ब्रेकियस वेन को परफोरेट इंडोमिनेट वेन को परफोरेट करके भी आगे बढ़ गया हो, या सीधा मीडियास्टिनम में चला गया हो, या लंग का पंचर किया हो, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आइडियल, जब भी आप आईजीवी को पंचर करें, आपको सोनोग्राफी यूज़ करनी। दूसरा, जब भी आप पंकेट डालें तो आपको फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस या कैथलैब का यूज़ करना। जब भी अनयूजुअल ट्रैक में गाइड वायर जा रहा हो तो वीनोग्राफी करके कंफर्म कर लेना कि जो गाइड वायर है वो सही जा रहा है कि, जिससे हम कैथेटर को प्रॉपर्ली प्लेस कर पाए। अगर कैथेटर परसिस्टेंट लेफ्ट सुपीरियर वीना केवा में है और अगर हमारे पास और कोई सेंट्रल वेन्स अवेलेबल नहीं है कैथेटर डालने की, तो वो एक ऑप्शनल वास्कुलर एसेस की तरह यूज़ किया जा सकता है अगर इको में एएसडी नहीं है या और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और एरिथमिया नहीं हो रहा है तो। अब कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट ऐसा भी बिलीव करते हैं कि जो परसिस्टेंट लेफ्ट सुपीरियर वीना केवा है उसकी वॉल थीन होती है, ब्लड फ्लो भी अच्छा नहीं है आता, तो फिर क्या उसका लॉन्ग टर्म एक्सेस की तरह यूज़ कर सकते हैं? और दूसरा, उसके कॉम्प्लिकेशन जैसे हमने डिस्कस किया, एरिथमिया या पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या वहाँ पे उसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाए, और एक और भी प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाए, माने जो कोरोनरीज का, तो उससे इश्चेमिया हो सकता है। सो उस लिटरेचर को जब रिव्यू किया गया डायलिसिस कैथेटर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैथेटर के लिए, तो उसका सजेशन ये था कि ऐसे केसेस में टाइट मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट। बराबर। सो हमने अलग अलग एनाटॉमिकल वेरिएशन का डिस्कस किया, दो अलग केसेस का डिस्कशन किया, कैथेटर इंसर्शन साइड के शॉर्टेज वर्सेस यूटिलिटी का डिस्कशन किया। हमने हर चीज़ को नाप तोल के समझा। तो जब भी कोई भी कैथेटर का यूज़ करना होता है तब हमें ये चीज़ों को समझने की ज़रूरी होता है। ये हमें तभी हमें ये की चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये खास याद रखना। तो वो कौन कौन से पॉइंट है? तो सबसे पहले कैथेटर क्यों डाला गया है, लोकेशन कौन सा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कैथेटर से ब्लड फ्लो कैसा अचीव हुआ, रेडियोलॉजिकली जो कंफर्म किया गया उसमें कोई परफोरेशन है कि नहीं, पेशेंट को इन जनरल कोई एरिथमिया हो रहा है कि नहीं, इको में कंजेनाइटल कोई हार्ट की एब्नोर्मलिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती। दूसरा, अगर इन सब केसों में रिस्क बेनिफिट रेशियो को देखते हुए आगे के जो डिसीजन है
उसमें हमें केस दर केस डिसीजन लेना होता है। सो जैसे पहले केस में ब्रेकियोसेफेलिक वेन परफोरेट हो गई थी, इनोमिनेट वेन परफोरेट हो गई थी, तो हमें कैथेटर निकालना पड़ा। और जो दूसरा केस था उसके अंदर हमने कैथेटर को यूज़ किया। ठीक है। सो ये एक पॉइंट मैटर करता है, ये हमने समझ लिया। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट कि कितने सारे रेडियोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं, वेन के वेरिएशन होते हैं। तो जब भी कोई भी वास्कुलर एक्सेस को क्रिएट किया जाए तब, और क्योंकि किडनी पेशेंट भी बहुत है तो धीमे धीमे उनके वास्कुलर एक्सेस एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस दो रीज़न जो हमने डिस्कशन किया, ये है इस कैथेटर को जब हम इंसर्ट करते हैं या इस कैथेटर की पोजीशन को हम रेडियोलॉजिकली चेक करते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ी तो कैथलैब का यूज़ किया या फ्लोरोस्कोप का यूज़ किया, वीनोग्राफी करी। ये जो पूरा और उसके एनाटॉमिकल वेरिएशन का नॉलेज है, इस ब्रांच को कहते हैं इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी। तो इसके करिकुलम को हमें डेवलप करना चाहिए, जिससे हम पेशेंट को एक्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवा पाए। ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था। थैंक यू।